आज हमने टॉपिक लिया नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बारे में हम मेजरली इसमें देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मान लीजिए अगर हम ग्राफ में ऐसे निकालें, तो अगर मान लीजिए ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन में अगर वेस्ट में आता है तो ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मान लीजिए हम इक्वेटर से इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। दूसरा, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। यानी फर्स्ट कौन सा है, एशिया है। सेकंड कौन सा कॉन्टिनेंट है लैंड मास में, तो अफ्रीका है, कवरिंग नियरली 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। रफली ये डायग्राम निकाला है नॉर्थ अमेरिका का। तो अगर नॉर्थ अमेरिका को अगर हम लैटिट्यूड में देखें, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे होते हैं लैटिट्यूड और ये होते हैं लॉन्जिट्यूड। हाँ, ये स्टैंडिंग वाले है लॉन्जिट्यूड और ये है लैटिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड में 7 डिग्री नॉर्थ से लेके 85 डिग्री नॉर्थ तक एक्चुअली कॉन्टिनेंट स्प्रेड हुआ है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्जिट्यूड, तो लॉन्जिट्यूड 20 डिग्री वेस्ट से लेके 179 डिग्री वेस्ट तक ये लगभग फैला हुआ है। अगर हम कॉन्टिनेंट के बारे में देखें तो एक्चुअली अगर ये रफ कॉन्टिनेंट अगर स्केच है कॉन्टिनेंट का नॉर्थ अमेरिका का, तो एक्चुअली उसके ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा, उसके नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशन मिलेगा, उसके वेस्ट में आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा एंड इवन आपको जो उसका साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट में भी आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। एंड आपका जो साउथ ईस्ट एरिया है तो साउथ ईस्ट एरिया में आपको क्या मिलेगा, तो कैरेबियन सी मिलेगा और कैरेबियन सी के आइलैंड भी वहाँ बहुत सारे हैं। अगर नॉर्दर्न बाउंड्री की बात करें तो जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, यानी कि अगर हम यहाँ से अगर हम मान लीजिए अगर ये रफली अगर स्केच निकाला नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ से नॉर्थ बाउंड्री से अगर ऊपर जाएंगे तो पोल जो है नॉर्थ पोल है तो अराउंड 500 किलोमीटर रफली उससे अवे है। यहाँ तक एग्जैक्टली नॉर्थ कॉन्टिनेंट की बाउंड्री आती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द वेस्ट बाउंड्री, मान ले रफली आपने ये ऐसा ग्राफ निकाला नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ कॉन्टिनेंट का, तो नॉर्थ अमेरिका अगर कॉन्टिनेंट का अगर ये निकाला तो यहाँ से एक्चुअली क्या है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो रफली 10 किलोमीटर अवे है। तो एक्चुअली इसका स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण देखिए यहाँ क्या है, ये स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जो टाइम जोन है वो एक्चुअली देयर आर 5 टाइम जोन इन नॉर्थ अमेरिका। इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, इसमें से आर्कटिक सर्कल भी पास करता है। तो और जो 100 डिग्री थे, अगर हम इसको कॉन्टिनेंट की बात करें तो रफली यहाँ 100 डिग्री जो वेस्ट है, तो लॉन्जिट्यूड वेस्ट कट्स थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये एग्जैक्टली उसके मिडल में जाता है। नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ मेजरली हमें 3 कंट्रीज मिलती है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। एक्चुअली ये जो 3 कंट्री है ये इसका क्या करते हैं, लगभग 95% एरिया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कवर करते हैं। ये छोड़कर भी एक्चुअली क्या है, 7 स्मॉल स्टेट भी आपको मिलेगी जो सेंट्रल अमेरिका में है। सेंट्रल अमेरिका यानी कि अगर हमने उसको आइलैंड को ऐसे अगर रफली अगर ऐसे ड्रॉ किया तो ये जो हिस्सा है यहाँ का, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नीचे वाले हिस्से को सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। एंड द आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज, यानी कि यहाँ जो एग्जैक्टली कैरेबियन सी में जो भी आइलैंड है जिसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, तो यहाँ भी उसके आइलैंड भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ से बात करें, अगर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है और यहाँ एग्जैक्टली एक्चुअली रशिया का एंड पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को कौन सेपरेट करता है, तो बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट सेपरेट द नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द एशिया। तो बेरिंग इन दोनों के बीच में एशिया है, तो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को सेपरेट करने वाले स्ट्रेट को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी है उधर। एक्चुअली ये एग्जैक्टली क्या होता है कि ये आगे जाके क्या होता है कि एक्चुअली ये जाके साउथ अमेरिका को ऐसे जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसको अटैच करता है। तो इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो एक नैरो इस्थमस है कि जो ज्वाइन करता है साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें कॉन्टिनेंट की, तो इधर क्या है कि यहाँ मेजरली क्या है, तो मेजरली उसकी जो कोस्ट लाइन है वो स्मूथ है। यानी कि अगर हम रफली अगर उसका ऐसा ड्राइंग निकाले, रफली अगर मान लीजिए ऐसा ड्राइंग निकाले, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट का ये एरिया है, तो यही क्या है कि जो उसकी जो कोस्ट लाइन है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इस पर्टिकुलर एरिया में उसकी कोस्ट लाइन स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी रफ है। तो रीजनल डिवीजन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड है। मान लीजिए अगर ये नॉर्थ अमेरिका अगर हमने रफली ऐसा कॉन्टिनेंट निकाले, तो एक्चुअली यहाँ ये जो एरिया है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वेस्टर्न रीजन।
तो वेस्टर्न रीजन में, ये पर्टिकुलर रीजन में आपको क्या मिलेंगे, तो आपको यंग माउंटेन मिलेंगे। तो यहाँ थोड़े से उनके हाइट भी ज़्यादा है। तो अगर इस रेंज की बात करें तो यहाँ एक्चुअली बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है, उसमें जो रॉकीज है, तो रॉकीज सबसे बड़ी है इस चेन में। तो ये एक्चुअली ये कहाँ आता है, ये ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से लेके ये कहाँ तक आता है, तो यूएस स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क तक आता है। लगभग आपको न्यूयॉर्क यहाँ मिलेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न रीजन में ये मिलेगा। उसके बाद उसका दूसरा जो पोर्शन आता है वो है ग्रेट प्लेन। मान लीजिए अगर हमने कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका का ऐसा ड्रॉ किया, तो ये तो वेस्ट हो गया। तो ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो बहुत सारा बीच वाला एरिया है, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, तो ग्रेट प्लेन ऐसे कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इन द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट लाइज द ग्रेट प्लेन। तो यही ग्रेट प्लेन है। तो ये ग्रेट प्लेन भी दो हिस्सों में टूटे हैं एक्चुअली, एक सेंट्रल लोलैंड एंड हाईलैंड। तो इधर की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, और फर्टाइल होने के कारण एक्चुअली ये एरिया, कुछ पोर्शन इसका किस में आता है, कनाडा में आता है, कुछ पोर्शन इसका क्या आता है, यूएस में भी आता है। और यहाँ फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसको एक्चुअली ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कह सकते हैं, या ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वर्ल्ड को क्या हो जाता है, तो एक्चुअली ग्रेन्स सप्लाई किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये जो एरिया है ग्रेट प्लेन्स का, तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण यहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर ही है। और यहाँ एग्जैक्टली क्या करता है कि बहुत कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग की जाती है। और यहाँ जो भी प्रोड्यूस होता है वो तो नॉर्थ अमेरिका को तो सप्लाई करते ही है, एंड प्लस दूसरे जो कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वहाँ भी वो खाना सप्लाई हो जाता है, ग्रेन्स। जो नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है, इट इज़ आल्सो होम टू रिच डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये एक्चुअली बहुत सारा ऑयल, नेचुरल गैस आपको कौन कौन से कंट्री में मिलेगा, तो कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मिलेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस के। तो उसके बाद जो एरिया आता है उसको कहते हैं कैनेडियन शील्ड। अगर मान लीजिए वापस हमने अगर ये मान लीजिए रफली डायग्राम निकाला नॉर्थ अमेरिका का, तो ये जो एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं कैनेडियन शील्ड। इट इज रेस्ड, यानी कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है, उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट रिलेटिवली फ्लैट। तो ये क्या है, फ्लैट प्लेटू है, एक्सटेंडेड ओवर ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट। देखिए ईस्टर्न तो कवर कर लिया हमने, ये सेंट्रल भी है, तो ये सेंटर में भी आता है हल्का सा, सेंटर में भी आता है नॉर्थ वेस्ट। अगर हम इसको ऐसा डिवाइड करें तो ये पोर्शन किसको कवर करता है, नॉर्थ वेस्ट कनाडा को भी कवर करता है। रॉकी लैंडस्केप पोक्ड बाय एंड आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ लेक। तो यहाँ इस एरिया में क्या है, बहुत सारे लेक है। तो फ्रेश वाटर लेक भी है एंड आपको सॉल्ट लेक भी मिलेंगे। तो मेजरली एक्चुअली ये जो एरिया है कैनेडियन शील्ड का, तो यहाँ बहुत सारे फ्रेश वाटर सॉल्ट लेक है। उसके बाद आता है रीजन, ईस्टर्न रीजन। अगर मान लीजिए ये रफली अगर ड्राइंग निकाला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ये जो एरिया है, ये रफली ये एरिया है, तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही वो लोग ईस्टर्न रीजन ऐसे कहते हैं। तो रीजन इंक्लूड्स एप्लेशियन। एक्चुअली इधर के जो भी माउंटेन है इसको क्या कहते हैं वो लोग, यहाँ के एग्जैक्टली जो भी माउंटेन है इसको क्या कहते हैं, तो एप्लेशियन माउंटेन ऐसे कहते हैं। एंड अटलांटिक कोस्टल प्लेन, यहाँ बहुत सारे कोस्टल, यहाँ क्या है एग्जैक्टली, एक्चुअली अटलांटिक ओशियन है, तो बहुत सारे, और ऊपर क्या है, आर्कटिक है। तो इधर जो है तो एप्लेशियन, इन माउंटेन रेंजेस को बोलते हैं एप्लेशियन ऐसे कहते हैं। तो ये ओल्डर माउंटेन है, अगर कंपेयर टू अगर रॉकी माउंटेन या वेस्टर्न माउंटेन जो है उसको कॉर्डेलिया ऐसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, तो उसके कंपेयर में ये जो माउंटेन है ईस्टर्न वाले, तो ये क्या है, तो ये ओल्ड माउंटेन है। दे माउंटेन रेंजेस राइज नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा। तो इधर ये जो यूएस कोस्ट में एंड इवन अगर हम इसके बात करें यूएस कोस्ट में एंड कनाडा कोस्ट में, तो यहाँ क्या है, उसकी हाइट थोड़ी सी आपको ज़्यादा दिखेगी। तो ये जो है ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन में कोल एंड अदर मिनरल भी बहुत क्वांटिटी में मिलते हैं। मेजर अगर फिजिकल डिवीजन की बात करें तो ये तो हमने जो किया वही एक बार हम वापस डिस्कस करेंगे। तो जो वेस्टर्न रीजन जो है, यानी कि अगर हम कॉन्टिनेंट को ऐसा ड्रॉ करें, और ये जो रफली अगर ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, इस एरिया को ही क्या कहते हैं, तो एक्चुअली हम वेस्टर्न रीजन कहते हैं, उसको ही कॉर्डिलेराज ऐसे कहते हैं। तो कॉर्डिलेराज आर यंग फोल्ड माउंटेन, ये एक्चुअली फोल्ड माउंटेन्स है, माउंटेन्स फ्रॉम द अलास्का। ये जो एरिया है, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, तो अलास्का ऐसे कहते हैं, अलास्का टू साउथ अमेरिका। कॉर्डिलेराज आर पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग। तो एक्चुअली ये जो है, तो यहाँ एग्जैक्टली ये कॉर्डिलेराज का ये जो है, तो इस कोस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे वोल्केनो आते हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एक्ट एज अ बैरियर फॉर मॉइस्चर लैडन विंड्स
तो यानी कि यहाँ से अगर कोई मॉइस्चर लेडन विंड्स आती है तो इसको रोकने का काम कौन करता है, तो कॉर्डिलेरस कहते हैं, जिसको हम वेस्टर्न माउंटेन ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी रेंजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉकी माउंटेन। तो अगर हमने रफली अगर निकाले इसका डायग्राम, तो ये जो रेंजेस है इसको रॉकी माउंटेन कहते हैं। अलास्का रेंज है, ये जो रेंज है इसको अलास्का रेंज कहते हैं। फिर उसके बाद कैस्केड है, कैस्केड याद नहीं आ रहा है। उसके बाद है सियरा नेवाडा, तो सियरा नेवाडा इधर आता है एग्जैक्टली। और उसके बाद सियरा मैड्रे, तो सियरा मैड्रे लगभग यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है, द ग्रैंड कैनियन। तो इस एरिया में क्या है, द ग्रैंड कैनियन एंड ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल बोल के एक्चुअली क्या है, कैनियन है। तो ये इसको वेस्टर्न कॉर्डेलिया भी कहते हैं। और ये आपको इसका बहुत सारा पोर्शन आपको कहाँ यूएसए में भी दिखेगा। अगर हमने रफ स्केच निकाला नॉर्थ अमेरिका का, तो ये जो एग्जैक्टली एरिया है ये वाला, तो इस एरिया को ही क्या कहते हैं, ग्रेट प्लेन कहते हैं। इट इज इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इधर की सॉइल बहुत फर्टाइल होने के कारण एग्जैक्टली यहाँ बहुत सारा एक्चुअली क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। तो इसको ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऐसा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिच डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये इस एरिया में ही आपको क्या मिलेंगे, रिच डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ही मिलेंगे। तो कैनेडियन शील्ड, तो कैनेडियन शील्ड क्या है, अगर हम इसका रफ एस्टिमेट निकालें नॉर्थ अमेरिका का, तो ये एग्जैक्टली ये ऐसा, ये एग्जैक्टली ये जो एरिया है, तो ये जो एरिया है, तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, कैनेडियन शील्ड कहते हैं। रेस्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेटू, तो ये एरिया रिलेटिवली फ्लैट प्लेटू का है। इसमें क्या क्या कवर होता है, तो ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा कवर होता है। रॉकी लैंडस्केप है यहाँ, एंड यहाँ नंबर ऑफ लेक्स है। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा लेक्स अगर किसी एक जगह में है तो वो यही कैनेडियन शील्ड में ही अवेलेबल है। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन के जो माउंटेन है, अगर मान ले ये हमने निकाला रफली, तो ये जो ये साइड के जो माउंटेन है इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न माउंटेन कह सकते हैं। इसको वहाँ क्या कहते हैं, एप्लेशियन माउंटेन कहते हैं। एंड द अटलांटिक कोस्टल प्लेन, यहाँ कोस्टल प्लेन भी है एक्चुअली, यहाँ इस साइड में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। तो ओल्ड माउंटेन है, ये ओल्ड माउंटेन है कंपेयर टू वेस्ट माउंटेन जो रॉकी वगैरह है। एंड उनका हाइट थोड़ा सा उठा हुआ है नियर द ईस्ट कोस्ट एंड यूएसए एंड कनाडा। यहाँ मिनरल क्या क्या है, कोल एंड अदर मिनरल यहाँ अवेलेबल है। अगर मान लीजिए अगर हम सेंट्रल प्लेन की बात करते हैं, मान लीजिए हमने स्केच रफली बनाया, तो इसमें क्या है कि सेंट्रल लोलैंड, अगर सेंट्रल लोलैंड की बात करें तो एग्जैक्टली ये जो एरिया है कि जिसको वो लोग सेंट्रल लोलैंड कहते हैं, फ्रॉम आर्टिक शोर एंड हडसन बे। देखिए आर्टिक शोर कहाँ आ रहा है, आर्टिक शोर लगभग यहाँ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हडसन बे कहाँ आ जाएगा, इस एरिया में आ जाएगा। तो ये जो है फ्रॉम आर्टिक शोर टू हडसन बे टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ आ जाएगा इस एरिया में। हेम्ड बाय द कॉर्डिलेरास, तो कॉर्डिलेरास इसको ये करते हैं, कवर्ड करते हैं इन द वेस्ट एंड हाईलैंड इन द ईस्ट। तो इस साइड में, तो ईस्ट में तो हाईलैंड है, और इधर जो वेस्ट में जो भी माउंटेन है इसको क्या बोल रहे हैं, वो कॉर्डिलेरास कह रहे हैं। तो कैनेडियन शील्ड में क्या है, बहुत सारी लेक्स है, बहुत दुनिया की सबसे ज़्यादा लेक्स, ज़्यादा साइज की लेक्स आपको वही मिलेंगे, जैसे ग्रेट लेक, ग्रेट विनीपेग, ग्रेट बियर, उसके बाद लेक अथाबास्का आपको यही मिलेगी। उसके बाद जो कैनेडियन शील्ड है एंड द सेंट्रल लोलैंड है आर कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट ऑफ फर्टाइल। तो यहाँ की सॉइल क्या है, बहुत फर्टाइल होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और वही प्रोडक्शन दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये ईस्टर्न हाईलैंड, तो ईस्टर्न हाईलैंड क्या है, मान लीजिए ये अगर हमने रफली ऐसा ग्राफ निकाला, तो जो ईस्टर्न हाईलैंड है, तो ये जो एप्लेशियन माउंटेन है इसको क्या कहते हैं वो लोग, ईस्टर्न हाईलैंड कहते हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन फ्रॉम द वैली ऑफ द रिवर सेंट लॉरेंस, तो सेंट लॉरेंस रिवर लगभग यहाँ आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेगी। लॉरेंस टू द सदर्न यूएसए, तो ये सदर्न यूएसए यानी यूएसए के सदर्न तक आती है, आल्सो नोन एज लॉरेशियन हाईलैंड। तो इसको ही लॉरेशियन हाईलैंड ऐसे कहते हैं, किसको, ईस्टर्न हाईलैंड को, इन द कनाडा एंड एप्लेशियन इन द यूएसए। यानी कि जो एप्लेशियन है यूएसए में उसको एप्लेशियन कहते हैं, जो माउंटेन रेंज है, एंड एक्चुअली कनाडा में उसको क्या कहते हैं, लॉरेशियन ऐसे कहते हैं, लॉरेशियन हाईलैंड। तो इसका जो एवरेज हाइट है वो क्या रहता है, अराउंड 2000 मीटर से भी, उधर के जो भी माउंटेन है उसका हाइट जो है, या हिल्स है, तो उसका हाइट जो है 2000 मीटर से कम है। ईस्टर्न स्लोप्स आर स्टीप causing waterfall in stream that flow to the coast। यहाँ एग्जैक्टली स्टीप हाइट होने के कारण या स्टीप स्लो होने के कारण क्या है, यहाँ बहुत सारे आपको क्या मिले, दुनिया के वाटरफॉल मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइजरा वाटरफॉल आपको यही इस एरिया में ही मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद है गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर नॉर्थ अमेरिका के गल्फ की अगर हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक साइट,
फॉर 3 कंट्रीज। तो 3 कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। और इसका जो कोस्ट लाइन है गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका वो लगभग 5000 किलोमीटर आता है। उसके बाद है गल्फ ऑफ अलास्का। तो अगर मान लीजिए हमने ऐसा ग्राफ निकाला नॉर्थ अमेरिका का, तो ये जो रीजन है तो इसको क्या कहते हैं, इस साइड को बोलते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ भी बहुत सारा बिजनेस होता है। फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये जो अगर हम यहाँ निकाले तो ये जो एरिया है, तो यहाँ एग्जैक्टली लगभग क्या आएगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आएगा। इट सेपरेट बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला फ्रॉम द मैक्सिकन mainland। एग्जैक्टली ये जो है अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो ये जो है ये पोर्शन लगभग ऐसे करके कुछ सेपरेट हुआ है। तो जिस हल्का सा, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया बट लगभग इतना सेपरेट है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एक्चुअली ये नीचे क्या है मैक्सिको है और ये क्या है ऊपर कैलिफोर्निया। इट सेपरेट द बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला फ्रॉम द मैक्सिकन mainland। इसका जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 4000 किलोमीटर का है, यानी 2600 माइल्स का है। यहाँ एग्जैक्टली जो पानी है तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे, मोर देन 5000 आपको माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे, यानी कि बहुत सारी आपको जलीय जीव मिलेंगे या सी ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहाँ आएगा, अगर मान लीजिए अगर हम इसका रफ डायग्राम निकाले तो ये जो एरिया है तो इस एरिया में क्या होता है कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। तो यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर बहती है। तो वाटर आउटलेट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स। ये तो बहुत सारे, ये जो सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो किसका पानी लेके जाती है, तो एक्चुअली जो ग्रेट लेक्स है 5 ग्रेट लेक्स उनका पानी लेके कहाँ ड्रॉप करती है, तो अटलांटिक एंड आर्टिक में ड्रॉप करती है। तो इट इज सेमी एनक्लोज एरिया कवरिंग 0.236 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 91,000 स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज जो डेप्थ है इस रिवर में, तो ये एग्जैक्टली कितना है, 486 फीट है। यानी कि वो जो गल्फ है, गल्फ का एवरेज हाइट कितना मिलेगा आपको, 486 फीट मिलेगा। इट कंटेन 3400 क्यूबिक किलोमीटर वाटर, या अदरवाइज 8400 क्यूबिक माइल वाटर, इतना आपको इधर पानी मिलेगा। यानी कि ये बहुत बड़ा एरिया बनाता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और किससे बनता है, तो ये इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सेंट लॉरेंस रिवर। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको बहुत सारे आइलैंड भी मिलेंगे। तो एक्चुअली पहला आइलैंड है, मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वो है वैनक्यूवर आइलैंड। तो ये कनाडा पैसिफिक कोस्ट में मिलेगा। कनाडा यहाँ लगभग आपको मिलेगा वैनक्यूवर आइलैंड, कनाडा पैसिफिक कोस्ट, माइल्ड क्लाइमेट है यहाँ, और यहाँ बहुत सारी आर्ट कम्युनिटी रहती है। अगर हम यहाँ एग्जैक्टली ये नॉर्थ अमेरिका निकाला और यहाँ एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ एग्जैक्टली ग्रीनलैंड है। तो इन ग्रीनलैंड, तो मैसिव आइलैंड ये जो है पॉलिटिकली, एक्चुअली ग्रीनलैंड क्या है, पॉलिटिकली ग्रीनलैंड डेनमार्क कंट्रोल करता है, एंड जियोग्राफिकली इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ग्रीनलैंड मैसिव आइलैंड सिचुएटेड बिटवीन अटलांटिक एंड आर्टिक ओशियन। तो यहाँ तो यहाँ क्या है, अटलांटिक ओशियन है, ऊपर क्या है, आर्टिक ओशियन है। तो इनको सेपरेट करता है, और ये 80% ऑफ द लैंड ये जो है ग्रीनलैंड का वो कवर्ड होता है आइस से। तो यानी कि ये कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट आइस से ही घिरा रहता है। इसको पॉलिटिकली कंट्रोल करता है डेनमार्क। प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वन ऑफ द आइलैंड ऑफ द अलेक्जेंडर आर्किपेलागो इन द अलास्का पैनहैंडल, 4th लार्जेस्ट इन द साइज। तो अलास्का रीजन में आपको ये लगभग, यानी कि इस रीजन में आपको क्या मिलेंगे, तो प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड मिलेंगे। उसके बाद है हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड एक्चुअली ओशियाना में आता है, बट एक्चुअली ये पार्ट किसका है, तो ये पार्ट है अमेरिका का, यूएसए का। तो हवाई आइलैंड, बिग आइलैंड, इसमें से जो बिग आइलैंड है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द हवाईयन आर्किपेलागो इन द सेंट्रल पैसिफिक। और यहाँ क्या है, वास्ट कैनवास ऑफ नेचुरल आइलैंड है। तो यहाँ आपको बहुत सारे एक्चुअली नेचुरल आइलैंड आपको यहाँ दिखेंगे हवाई आइलैंड के। इसमें ये कहाँ का आएगा, ये एरिया हवाई आइलैंड कहाँ आता है, ओशियाना में आता है। फिर उसके बाद है क्यूबा आइलैंड। मान लीजिए अगर हमने ये नॉर्थ अमेरिका निकाला, ये मान लीजिए हमने लगभग नॉर्थ अमेरिका निकाला, तो एक्चुअली ये क्या है, इस एरिया में एक्चुअली क्यूबा आता है। तो क्यूबा आइलैंड या क्यूबा आइलैंड ऑफ एंटीलीज। तो यहाँ एक्चुअली दो एंटीलीज आते हैं, ग्रेट एंटीलीज आता है और एक लोअर एंटीलीज आता है। तो एक्चुअली एक ग्रेट एंटीलीज का पार्ट है क्यूबा, नोन एज अ शुगर बाउल। तो क्यूबा में क्या होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा शुगर एक्चुअली प्रोड्यूस क्यूबा में ही होता है।
इधर क्यूबा में आपको बहुत सारे, एक्चुअली क्यूबा एंड क्यूबा रिलेटेड आइलैंड में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, जैसे कोबाल्ट है, निकेल है, आयरन, कोर, क्रोमियम एंड कॉपर, ये आपको मेटल मिलेंगे। और अगर नॉन मेटल में देखें तो टिम्बर है, पेट्रोलियम है, सिलिका है, सॉल्ट है एंड अरेबल लैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा इधर प्रोडक्शन भी होता है। जैसे शुगर प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, उनके पास जो है लैंड कैसे है, फर्टाइल है। फिर है बरमूडा आइलैंड, तो बरमूडा आइलैंड भी क्या है एग्जैक्टली, यहाँ का जो पार्ट है तो ये क्या है एग्जैक्टली बरमूडा आइलैंड है। तो बरमूडा आइलैंड इट इज द ब्रिटिश टेरिटोरी, तो ये क्या है ब्रिटिश टेरिटोरी, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रिटिश करते हैं। इन द नॉर्थ अटलांटिक, ये क्या किसके लिए फेमस है, तो पिंक सैंड के लिए, पिंक सैंड बीचेस के लिए फेमस है बरमूडा आइलैंड। तो उधर के एक्चुअली फेमस बीचेस है, फॉर एग्जांपल एल्बो है एंड हॉर्सशू बे है, तो ये क्या है वहाँ के फेमस प्लेसेस है। देखिए एक्चुअली ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या है कि जो भी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, छोटी बड़ी रिवर, इसको ही क्या कहते हैं, तो ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी रिवर बहती है, रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में कौन कौन सी, देखिए अगर हमने मान लीजिए ये ऐसा नॉर्थ अमेरिका निकाला, तो ये जो एरिया है, तो एक्चुअली ये पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको ऐसे कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी रिवर जाती है, मिसिसिपी जाती है, मिसौरी जाती है। तो मिसौरी एक्चुअली क्या है, ये ट्रिब्यूटरी मिसिसिपी का, वैसे लंबाई में देखा जाए तो मिसौरी इज लॉन्गर देन द मिसिसिपी, और उनकी ट्रिब्यूटरीज एक्चुअली पानी कहाँ ड्रेन करती है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और उसमें एक्चुअली ओयो भी आती है रिवर, और उसके बाद टेनेस रिवर भी यहाँ ही पानी ड्रेन करती है। उसके बाद क्या है कि रिवर ड्रेनिंग इनटू द अटलांटिक ओशन, तो ये हो गया अटलांटिक ओशन। मान लीजिए यहाँ पकड़ लीजिए, तो ये अटलांटिक ओशन हो गया। तो अटलांटिक ओशन में कौन सी रिवर करती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सेंट लॉरेंस रिवर। तो अटलांटिक में सेंट लॉरेंस रिवर का पानी तो एग्जैक्टली कहाँ आएगा, एग्जैक्टली इस एरिया में आएगा, सेंट लॉरेंस रिवर का। उसके बाद कौन सा है, स्मॉलर रिवर्स ऑफ फॉल लाइन, यानी कि यहाँ के एग्जैक्टली इसमें क्या है कि छोटी छोटी रिवर्स है कि जो यहाँ डायरेक्टली पानी इसको देती रहेगी या इनडायरेक्टली देती रहेगी। उसके बाद है आर्टिक ओशियन ड्रेन। आर्टिक ओशियन यानी कि ये एग्जैक्टली ऊपर ही जाना चाहिए, यानी कि इस पोर्शन में। तो इसमें कौन सी है, मैकेंजी रिवर है। तो मैकेंजी रिवर कहाँ आएगी, आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट में मैकेंजी रिवर। और नेल्सन रिवर फ्लोज इनटू द हडसन बे। तो हडसन बे कहाँ एरिया है, तो ये जो एरिया है तो इसको ही हडसन बे ऐसा कहते हैं, कहा जाता है। उसके बाद है पैसिफिक ओशियन रिवर। तो पैसिफिक ओशियन रिवर यानी कि अगर हम इसको ऐसा रफली ड्रॉ करें तो पैसिफिक ओशन यानी इस साइड क्या आ जाएगा, तो पैसिफिक ओशन आ जाएगा। तो यहाँ यूकॉन रिवर, YU थोड़ा सा और राइटिंग हो, यूकॉन रिवर है। फिर यूकॉन रिवर है तो अलास्का से है, अलास्का एक्चुअली ये पर्टिकुलर पार्ट है, अलास्का है। कोलंबिया रिवर है, तो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ जो ड्रेन करने वाली रिवर है यूकॉन रिवर है, फिर कोलंबिया रिवर है, फिर उसके बाद फ्रेजर रिवर है, फिर कोलोराडो रिवर है, फिर स्नेक रिवर है, हम्बोल्ट रिवर है। तो ये अलग अलग रिवर कहाँ पानी ड्रेन करती है, तो पैसिफिक ओशियन में। अगर कोलोराडो रिवर की बात करें तो कोलोराडो रिवर कट्स थ्रू कोलोराडो प्लेटू। तो ये एक्चुअली कहाँ से पास करती है, कोलोराडो प्लेटू से जाती है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंड फेमस क्या बनाता है, अट्रैक्टिव जॉर्जेस बनाती है। जैसे उसका नाम है ग्रैंड कैनियन, आप देख लीजिए एक बार गूगल पे, बहुत सुंदर प्लेस है। सीध इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका अगर कॉन्टिनेंट निकाले तो ये पर्टिकुलर इस एरिया में इवन आपको इस एरिया में और लगभग ये इस एरिया में आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे सीज मिलेंगे। तो इसको ही हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली कैरेबियन सी है, तो कैरेबियन सी कहाँ मिलेगा आपको, कैरेबियन सी आपको लगभग यहाँ मिलेगा, इस रीजन में आपको कैरेबियन सी मिलेगा। फिर ब्यूफोर्ड सी नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ साइड में यानी कि इस साइड में आपको कौन सा सी मिलेगा, ब्यूफोर्ड सी मिलेगा। उसकी जो एवरेज डेप्थ है वो कितना है, ऑलमोस्ट अराउंड 1 किलोमीटर। उसके बाद है हडसन बे। तो हडसन बे क्या है, सेकंड लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। एरिया उसका जो हडसन बे का लगभग कितना है, 1.23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये सॉल्ट वाटर का है हडसन बे। फिर लैब्राडोर सी, तो ये लैब्राडोर सी क्या है, देखो ये एग्जैक्टली लैब्राडोर सी, और यहाँ क्या आता है, ग्रीनलैंड आता है। तो ये आपका ये जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन क्या आएगा, तो लैब्राडोर सी आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में आएगा। इट सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम द ग्रीनलैंड। तो एग्जैक्टली इस एरिया में कनाडा का कुछ पार्ट है, आइलैंड कंट्री, आइलैंड एरिया रीजन है, और ये आपका ग्रीनलैंड है। तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो लैब्राडोर सी करता है। और उसके बाद है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको कट कर, मान लीजिए अलास्का है यहाँ, और यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है, और यहाँ एक्चुअली रशिया का कुछ पार्ट है। तो यानी इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो बेरिंग स्ट्रेट करता है। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका।
बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की इनलैंड रिवर। तो इनलैंड रिवर में क्या है कि ऐसी रिवर कुछ छोटी है, बड़ी है, या मान लीजिए सीजनल है, कुछ कारणवश मान लीजिए वो समुद्र को जाके नहीं मिलती है, सी को या ओशन को जाके नहीं मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। रिवर्स विच डू नॉट रीच टू द कोस्ट रादर एंड इन बिटवीन, यानी कि बीच में ही खत्म हो जाती है, किसी लेक वगैरह में जाके मिल जाती है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। स्मॉल रिवर्स है, सीजनल भी होती है, और एंड अप इन अ सलाइन लेक, तो सलाइन लेक में जाके खत्म होती है। तो जरूरी नहीं सलाइन लेक में, कुछ रिवर ऐसे भी है कि जो फ्रेश वाटर में जाके खत्म हो जाती है। लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में, या इवन इस पर्टिकुलर एरिया में, इवन इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे, तो लेक्स मिलेंगे। जैसे कैनेडियन शील्ड एरिया है, तो कैनेडियन शील्ड एरिया में आपको बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स मिलेंगे। जैसे द ग्रेट सॉल्ट लेक मिलेगा, ये एक्चुअली सॉल्ट लेक है, ये फ्रेश वाटर नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं लेक एरी ओंटारियो की, या लेक हुरॉन ओंटारियो की, या लेक ओंटारियो एक्चुअली ये लेक इतने बड़े हैं ना कि ऑलमोस्ट 2 या 4 जगह को कवर कर रहे हैं। तो मेजरली जो भी ओंटारियो ये प्लेस है तो उसको हम बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो दूसरे प्लेसेस को, यानी कि ये कुछ उसका पोर्शन यूएस में भी आता है, कुछ पोर्शन उसका कनाडा में भी मेजरली कनाडा में ही आता है। तो लेक एरी ओंटारियो, फिर लेक ह्यूरॉन ओंटारियो, लेक ओंटारियो, ये अलग से लेक ओंटारियो डायरेक्टली, फिर उसके बाद ये लेक सेंट क्लेयर ओंटारियो, उसके बाद क्या है, लेक सुपीरियर है मिशिगन में, मिशिगन अमेरिका में आएगा, फिर द ग्रेट बियर आएगा, और फिर रेंडियर लेक, तो ग्रेट बियर और ये फिर कनाडा साइड के। तो ये क्या है, सब फ्रेश वाटर लेक है। इसमें से सिर्फ क्या था, द ग्रेट सॉल्ट लेक है, तो यही सॉल्ट लेक है, बाकी के जो भी लेक है वो क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। यानी कि वहाँ एग्जैक्टली इसकी वजह से क्या होता है कि पानी की कमी नहीं होती है उस एरिया में। रिसोर्सेज क्या है, तो जो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है तो बहुत सारे प्रोड्यूस करता है। जैसे फर्टाइल लैंड की वजह से कॉर्न, मीट, यानी कि वो तो मान लीजिए जो कोई मटन वगैरह खाते हैं तो मीट प्रोड्यूस करते हो, यानी कि बहुत सारे एक्चुअली उधर क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। फिर कॉटन है, सोयाबीन है, टोबैको है, व्हीट है। अगर मिनरल की बात करें तो कोल आता है, आयरन है, फिर उसके बाद बॉक्साइट है, कॉपर है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, मर्क्यूरी है, निकेल है, पोटैश, सिल्वर। तो ये क्या अलग अलग वो क्या करते हैं, तो रिसोर्सेस भी अवेलेबल करके देते हैं। क्लाइमेट जोन, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका का अगर ये ऐसा ग्राफ निकाले तो यहाँ मैक्सिको से क्या जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगा, और ये जो ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड में क्या कर जा रहा है, ये आर्टिक सर्कल एक्चुअली पास करता है, ये आर्टिक सर्कल पास करता है, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मान लीजिए। तो यहाँ का नीचे का एरिया क्या रहेगा, लगभग गर्म रहेगा, यहाँ का क्या रहेगा, बीच का एरिया टेम्परेट रहेगा, और उसके ऊपर का नीचे आर्टिक सर्कल की वजह से एरिया ऊपर का क्या रहेगा, ये रहेगा कोल्ड रहेगा, ये रहेगा टेम्परेट रहेगा, और यहाँ का एरिया कैसा रहेगा, तो ये हॉट रहेगा। हाँ, तो यहाँ आपको ट्रॉपिकल भी रीजन दिखेंगे, तब ट्रॉपिकल भी रीजन दिखेंगे। यहाँ का जो भी क्लाइमेट है आपको कूल टेम्परेट भी मिलेगा और ड्राई भी मिलेगा। यहाँ का नीचे का एग्जैक्टली आपको जो मेजरली एरिया वो ड्राई दिखेगा। यहाँ बहुत सारे डेजर्ट भी, इस रीजन में क्या है, बहुत सारे डेजर्ट भी है। तो जो क्रॉप्स है, अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो बहुत सारे क्रॉप्स भी यहाँ उगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस है, शुगर के, कॉफ़ी है, कोका है, बनानाज है, तो ये क्रॉप्स भी आते हैं। फॉरेस्ट्री की बात करें और कनाडा की बात करें, खास करके कनाडा की, तो कनाडा पूरी दुनिया को क्या करता है, मेजरली लंबर यानी लकड़ी एग्जैक्टली सप्लाई करता है। तो जो वुड है वो अलग अलग काम के लिए पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ के जो जंगल है, तो जंगल में एग्जैक्टली बहुत सारे एक्चुअली ट्रीज आते हैं, जैसे सीडर है, फीर है, स्प्रूस है, लुम्बर है। फिर यहाँ क्या आता है, बहुत इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ लार्ज पेपर्स मिल्स की फैक्ट्रीज है, यहाँ कार्डबोर्ड बनाने की फैक्ट्री है, इवन फाइबर बोर्ड बनाने की फैक्ट्रीज है। अमेरिका कॉन्टिनेंट क्या है, एक्चुअली फुल ऑफ रिसोर्सेस है। इसकी वजह से आपको बहुत सारे यहाँ रिसोर्सेस भी मिलेंगे, जैसे कोल है, बॉक्साइट, आयरन, कॉपर, निकेल, गोल्ड, सिल्वर। तो अगर वर्ल्ड की अगर 20% कोल की बात करें तो वो यूएसए में प्रोड्यूस होती है, एट रीजन पेंसिल्वेनिया रीजन है। तो वहाँ वर्ल्ड का 20% सिर्फ क्या होता है, तो कोल प्रोड्यूस होता है। अगर सिल्वर की बात करें तो मैक्सिको दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है सिल्वर का। गोल्ड की बात करें तो रॉकी माउंटेन कहाँ है एग्जैक्टली, अगर ये ग्राफ निकाला तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या कहेंगे, रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन में आपको क्या मिलेगा, तो गोल्ड मिलेगा। कैलिफोर्निया में भी गोल्ड मिलता है, अलास्का में भी गोल्ड मिलता है। ये ऊपर का पोर्शन अलास्का हो गया, और कैलिफोर्निया क्या है, लगभग इधर नीचे आ गया।
तो यहाँ को उसके बाद है निकेल। निकेल आपको कहाँ मिलता है? निकेल 90% जो भी वर्ल्ड का जो निकेल है तो अकेला कौन प्रोड्यूस करता है? तो कनाडा प्रोड्यूस करता है। और कनाडा एक्चुअली एस्बेस्टोस भी कनाडा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एस्बेस्टोस, जिंक एंड प्लैटिनम, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो कनाडा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद उधर कोबाल्ट भी आया है, यूरेनियम है, रेडियम है। तो कनाडा जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसमें? कोबाल्ट, यूरेनियम एंड रेडियम में। वहाँ एग्जैक्टली ड्रिलिंग यानी कि मान लीजिए ज़मीन के अंदर से या समुद्र के अंदर से क्या निकलता है, बहुत सारे उधर ऑयल और नेचुरल गैस भी आते हैं। तो एथबास्का बोल के एरिया है, एथबास्का टार सैंड, तो एक एरिया है। तो वो कहाँ है? अल्बर्टा कनाडा में है। तो वहाँ क्या है? बहुत सारे क्या है? तो ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेस है। और ऑयल की बात करें यानी पेट्रोलियम ऑयल या क्रूड ऑयल, तो यूएसए जो है वर्ल्ड का 18% ऑयल खुद अकेला ही प्रोड्यूस करता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें यानी सेंटर्स की बात करें या सिटीज़ की बात करें, तो यहाँ यूएसए जो है वेस्ट कोस्ट में, तो अगर हम वेस्ट कोस्ट में अगर मान लीजिए यहाँ अगर देखें यहाँ, तो यहाँ इस वेस्ट कोस्ट में यानी लगभग यहाँ, तो यहाँ क्या है? पहले सीटल है। तो सीटल क्या बनाता है? तो सीटल एक्चुअली फेमस फॉर एयरक्राफ्ट असेंबली, फिर लंबरिंग के लिए भी फेमस है, फिर फिश कैनिंग, फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। फिर उसके बाद है सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को एक्चुअली पोर्ट भी है और बहुत बड़ा सिटी भी है। सैन फ्रांसिस्को, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट ऐसा भी कहा जाता है। एग्जैक्टली दुनिया का सबसे बड़ा मान लीजिए जो हम कहते हैं उसको आईटी सेंटर, तो आईटी सेंटर भी कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में ही है। तो ऑयल रिफाइनिंग के लिए भी फेमस है एंड शिप बिल्डिंग के लिए भी फेमस। शिप बिल्डिंग क्या है? एक्चुअली ऑलरेडी एक पोर्ट लॉस एंजिल्स है। तो लॉस एंजिल्स किसके लिए फेमस है? तो एक फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड के लिए वो फेमस है लॉस एंजिल्स, वो वेस्ट कोस्ट पे आता है। उसके बाद ग्रेट लेक रीजन, तो ग्रेट लेक रीजन यानी कि लगभग यहाँ का रीजन। तो ग्रेट लेक रीजन, यहाँ बहुत सारी हेवी इंडस्ट्रीज है, जैसे आयरन है, स्टील है, यानी वहाँ के एग्जैक्टली डिपॉजिट भी वही है, आयरन एंड स्टील। सिटीज़ कौन कौन सी है कि जो एग्जैक्टली ये सब प्रोड्यूस करती है? तो इस एरिया में शिकागो है, देन पिट्सबर्ग है, देन क्लेवलैंड है, उसके बाद टोलेडो है, फिर डेट्रॉइट है। तो डेट्रॉइट जो है तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्चुअली रीजन है ऑटोमोबाइल का। यूएसए में एक्रोनिक रीजन है, ओयो में यूएसए। तो वहाँ के एक्चुअली सिंथेटिक रबर टायर मेकिंग उसका दुनिया में सबसे बड़ा एक्चुअली प्रोडक्शन सेंटर है। जो पिट्सबर्ग है, तो पिट्सबर्ग में भी क्या है? आयरन और स्टील जो है उसका प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है। टेक्सास की बात करते हैं, मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, तो टेक्सास क्या है? तो टेक्सास में हॉस्टन जो एरिया है, तो वहाँ एक्चुअली ऑयल रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, केमिकल एंड मशीनरी इसका प्रोडक्शन होता है अलग अलग। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा कहाँ आएगा? लगभग यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में पकड़ लीजिए, इस पर्टिकुलर रीजन में। तो कनाडा में हैमिल्टन है, तो हैमिल्टन इज आल्सो नोन एज बर्मिंघम ऑफ कनाडा। तो यहाँ एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है आयरन का एंड स्टील रिलेटेड वर्क का एंड इंजीनियरिंग का। फिर उसके बाद है सडबरी लोकेशन में निकेल, प्लैटिनम एंड कॉपर का प्रोडक्शन किया जाता है। और उसके बाद आर्विडा लोकेशन है, तो आर्विडा लोकेशन पे एल्यूमिनियम का स्मेल्टर है सबसे बड़ा दुनिया का। उसके बाद सार्निया है, तो सार्निया में ऑयल रिफाइनरी की जाती है। एंड ओटावा एक्चुअली कैपिटल है कनाडा की। तो वहाँ एक्चुअली आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? तो पेपर एंड पल्प एंड सॉ मिलिंग मिलेंगे। तो यानी कि लंबरिंग का जो वर्क है, तो लंबरिंग एक्चुअली क्या? वुड कटिंग है। स्पेशल जो वुड होता है लंबर का, तो लंबर जो वुड होता है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कहाँ बनता है? तो कनाडा में ही बनता है। पेंजिया क्या है? अराउंड 250 मिलियन ईयर बिफोर क्या था कि पूरे जो लैंड मास है, जो कॉन्टिनेंट है, तो पूरे लैंड का लैंड मासेस लगभग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड था, उसको क्या कहा जाता है? तो पेंजिया ऐसा कहा जाता है। एंड ये एक्चुअली एक साथ ही थे पहले, अराउंड 250 मिलियन एगो, लेकिन बाद में क्या हो गया? वो धीरे धीरे क्या हो गए? एक दूसरे से अलग अलग होने लगे। तो एक्चुअली क्या होता है? पैंथल्सा, यानी कि जब ये सब एक साथ थे तो क्या होता है? उसके अराउंड वाटर बॉडीज थी, तो इस वाटर बॉडीज को एक लार्ज वाटर बॉडी को क्या बोला गया? तो इसको पैंथल्सा ऐसा कहा गया। फिर एक्चुअली क्या हो गया कि जो पेंजिया है, तो पेंजिया जो है या तो जो लैंड मासेस है लगभग ऐसे दो हिस्सों में लगभग टूट गए। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट था तो इसको लॉरेशिया कैसा कहा गया? लॉरेशिया। और जो नीचे का जो पार्ट था, सदर्न पार्ट था, इसको गोंडवाना लैंड ऐसा कहा गया। इन दोनों के बीच में जो सी था उसको क्या कहा गया? तो टेथिस सी ऐसे कहा गया बाय जियोग्राफर्स।
तो एक्चुअली क्या होता है कि बाय टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के हिसाब से क्या है कि मान लीजिए जो अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो भी कॉन्टिनेंट है, तो वो कॉन्टिनेंट क्या करते हैं ना, एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, द मोल्टन पोर्शन ऑफ द मेंटल। तो ये जो मेंटल है, तो मेंटल के ऊपर है ना, ये जो लैंड मासेस है ना, वो क्या करते हैं, तो फ्लोट करते रहते हैं, तो इसको ये एस्थेनोस्फीयर ऐसा कहा जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट। तो पूरा नंबर ऑफ प्लेट को हम क्या कहते हैं, तो कॉन्टिनेंट ऐसे कहते हैं। तो दीज प्लेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन। तो ये एस्थेनोस्फीयर पे कंटिन्यूसली ये मोशन करते रहते हैं। दीज प्लेट्स इंटरेक्ट एट बाउंड्रीज ऑल ओवर द प्लैनेट गिविंग राइज टू डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म। तो यानी कि अगर वो ये मान लीजिए, अगर ये ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए एक दूसरे को टच कर रही है, यहाँ एक्चुअली टच कर रहे हैं, या अदरवाइज कैसे टच करेंगे, ऐसे ऐसे भी टच कर सकते हैं। हाँ, तो वर्टिकली या मान लीजिए हॉरिजॉन्टली अगर वो एक दूसरे के साथ टच करेंगे, तो दिस प्लेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन ओवर द एस्थेनोस्फीयर। दिस प्लेट्स इंटरैक्ट एट बाउंड्रीज ऑल ओवर द प्लैनेट गिविंग राइज टू द डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म। तो अलग अलग लैंडफॉर्म इसकी वजह से ही बनते हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका के लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन वाइज एरिया जो है उसका वो है 24.249 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो दुनिया का एक्चुअली जो टोटल लैंड का जो एरिया, उसमें से 16.4% एरिया सिर्फ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर करता है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो एक्चुअली यहाँ से अगर यहाँ से नीचे से ऊपर पकड़े और मान लीजिए इक्वेटर है, तो ये क्या है, 7 डिग्री से लेके 84 डिग्रीज तक लैटिट्यूड में ट्रैवल करेगा, उसको कवर करेगा। एंड अगर मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ से एग्जैक्टली 20 डिग्री से लेके कहाँ तक, 20 डिग्री से लेके अराउंड 179 to 180 पे पकड़ सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली इतने लॉन्जिट्यूड पे क्या करेंगे, तो ये कवर करता है इसको। और इसमें 5 टाइम जोन है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, तो नॉर्थ अमेरिका में एग्जैक्टली 5 टाइम जोन है। उसके बाद एक्चुअली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं चाहिए, ये आर्टिक सर्कल एक्चुअली, आर्टिक सर्कल। तो आर्टिक सर्कल किससे पास करता है, तो आर्टिक सर्कल क्या पास करता है, कनाडा से एंड अलास्का से। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, तो मैक्सिको से करता है। तो मैक्सिको में आपको टेम्परेचर कैसे दिखेगा, गर्म, और कनाडा एंड अलास्का रीजन में आपको कैसे मिलेगा टेम्परेचर, बहुत ठंडा। अगर हम मेनलैंड अमेरिका की बात करें, तो मेनलैंड अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो उसके आपको वेस्ट में मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उसके ऊपर नॉर्थ में मिलेगा आर्टिक ओशियन, एंड आपको नॉर्थ इधर आपको ईस्ट में मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मिलेगा, एंड साउथ में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कैरिबियन सी मिलेगा। एक्चुअली साउथ ईस्ट में मिलेगा, ये साउथ ईस्ट में मिलेगा, क्योंकि उसके साउथ में तो क्या है, साउथ में उसको साउथ अमेरिका आएगा, साउथ अमेरिका आएगा, अमेरिका। ओके, अगर मान लो रफली अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया नॉर्थ अमेरिका को, तो ये जो एरिया है, तो ये क्या है, कैरिबियन सी है, और ये नीचे तो क्या है, नीचे तो साउथ अमेरिका है। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन कनेक्ट करता है, तो इस समझ ऑफ पनामा। तो नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया को अगर कोई सेपरेट करता है, तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। तो अगर इसमें जो लार्जेस्ट कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में, वो है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। तो ये कितना, उसका लैंड का टोटल 95% एरिया कवर करते हैं ऑन कॉन्टिनेंट का। ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो यहाँ मेजरली जो है 3 ग्रुप ऑफ है। तो यहाँ एग्जैक्टली मान लीजिए ये ऐसा रफली निकाला, तो ये है वेस्ट इंडीज, जिसको हम कैरेबियन आइलैंड्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद है वो सेंट्रल पार्ट में आएंगे। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है द ग्रेटर एंटीलिस। तो ग्रेटर एंटीलिस यानी कि क्यूबा एंड क्यूबा रिलेटेड है। तो उसमें क्यूबा है, हिस्पैनियोला, फिर उसके बाद हाइटी है, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक है, फिर जमाइका है, उसके बाद पोर्टो रिको है, फिर लेसर एंटीलिस। लेसर एंटीलिस यानी कि ये जो एरिया है, तो इसको बोलते हैं लेसर एंटीलिस। तो लेटर एंटीलिस में जो कौन आएंगे, सेंट मार्टिन, एंटीगुआ, सेंट लुसिया एक्सेट्रा। तो ये किसके है, तो ये सदर्न पार्ट का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो बहामास, एग्जैक्टली यहाँ ऊपर कहीं बहामास मिलेंगे आपको, तो ये नॉर्दर्न पार्ट में मिलेंगे। बट ये जो 3 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि बहामास है, बट एक्चुअली हम फिर भी उसको कैरेबियन सी में इंक्लूड करते हैं। तो जो अमेरिका है, तो अमेरिका का ये जो हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ऐसा भी कहते हैं। तो कॉर्डिलेरा इट इज अ चेन ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस वेस्ट कोस्ट। जो ये जो लेंथ है लगभग कितनी 6500 किलोमीटर है, कहाँ से, अलास्का से पनामा तक, यानी कि लगभग पनामा तो इधर नीचे आएगा। तो यहाँ एग्जैक्टली जो सबसे बड़ी रेंज है वो है रॉकीज,
और जो अलास्का जो रेंज है, तो अलास्का रेंज में आपको क्या मिलेगा, जो माउंट डेनाली बोल के एक पिक है, तो वो उसकी हाइट है 6194 मीटर कंपेयर टू सी लेवल। तो ये हाईएस्ट पीक है कहाँ, अलास्का रेंज में या वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न माउंटेन को वो क्या कहते हैं, वेस्टर्न कॉर्डिलेराज। ओके, द ग्रेट सॉल्ट लेक, तो ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, तो एक्जैक्टली ये नॉर्दर्न ऊटा में आएंगे, यूएसए में। तो ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर बॉडी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो वेस्टर्न पार्ट लगभग मान लीजिए यूएसए का ये वेस्टर्न पार्ट पकड़े तो यहाँ आ जाए, तो यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ग्रेट सॉल्ट लेक मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल प्लेन आता है। देखिए अगर सेंट्रल प्लेन की बात करें तो सेंट्रल प्लेन यहाँ आता है लगभग, यहाँ इस साइड में तो रॉकी है आपको, यहाँ है रॉकी, और यहाँ साइड क्या मिलेगा आपको, एप्लेशियन। उधर के जो ईस्टर्न साइड के जो भी उधर माउंटेन है तो उनको वो क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में उनको कहते हैं एप्लेशियन। एक्चुअली जो मैकेंजी रिवर है ये हमने निकाला, तो यहाँ आपको मैकेंजी रिवर मिलेगी। तो एक्सटेंड फ्रॉम द मैकेंजी डेल्टा आर्टिक ओशियन टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ आएगा, लगभग यहाँ कहीं तो आएगा, यहाँ इस पर्टिकुलर एशियन में गल्फ ऑफ मैक्सिको आएगा। तो साउथ में तो नॉर्दर्न पार्ट कैनेडियन शील्ड कहाँ है, यहाँ है कैनेडियन शील्ड और द लॉरेशियन प्लेटू, इसको ही क्या कहते हैं, लॉरेशियन प्लेटू ऐसा कहा जाता है। लोकेटेड अराउंड हडसन बे आपको यहाँ कहीं मिलेगा। रिच इन मिनरल, तो यहाँ की एक्चुअली एग्जैक्टली आपको बहुत सारे मिनरल मिलेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, निकल। यहाँ बहुत सारी लेक है, जैसे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, लेक सुपीरियर, तो ये आपको अलग अलग लेक मिलेगी। तो वर्ल्ड फेमस नाइजेरा फॉल्स, तो नाइजेरा फॉल्स क्या है, ये बिटवीन, ये बाउंड्री है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। तो एक साइड आपको क्या मिलेगा, यूएसए, एक साइड मिलेगा कनाडा। तो उधर एक्चुअली जो नाइजेरा फॉल है, तो नाइजेरा फॉल जो है तो अलग अलग फॉल्स में डिवाइड है। तो वो है ब्राइडल वेल फॉल्स अमेरिकन साइड में आएगा, और फिर उसके बाद है हॉर्सशू फॉल, वो कैनेडियन साइड आएगा। तो यहाँ जो रिवर है वो है मैकेंजी रिवर, तो वो कहाँ ड्रेन करती है उसका पानी, तो आर्टिक ओशियन में। मैकेंजी रिवर कहाँ आएगी, एग्जैक्टली इधर का ही तो मैकेंजी रिवर आएगी। यूकॉन रिवर कनाडा में, अलास्का में, फिर बियरिंग सी में जाती है। तो यानी कि देखिए अगर हम यहाँ निकालते हैं, आपको क्या निकालना है, अलास्का, तो अलास्का इस रीजन में आएगा, तो बियरिंग सी क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो जो यूकॉन रिवर है वो अपना पानी बियरिंग सी में ड्रेन आउट करती है। सेंट लॉरेंस रिवर, अगर हम नॉर्थ अमेरिका का रफ डायग्राम निकाले तो इस साइड में आपको क्या मिलेगी, इस साइड में आपको क्या मिलेगी, सेंट लॉरेंस रिवर मिलेगी। सेंट लॉरेंस रिवर बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे, सबसे यानी कि एक्चुअली रिवर है तो ये सबसे बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है। तो सेंट्रल लोलैंड कहाँ आएंगे, तो इस एरिया में आ जाएंगे। सेंट्रल लोलैंड एग्रीकल्चर हार्टलैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्रेन्ड बाय द मिसिसिपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इस रीजन में क्या आ जाएगा, सेंट्रल लैंड में आपको मिसिसिपी रिवर है, तो मिसिसिपी रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरी की वजह से ये पर्टिकुलर एरिया क्या हो गया, बहुत सारा फर्टाइल हो गया। तो मिसिसिपी रिवर एंड प्लस रिवर मिसौरी अगर देखें तो, और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो ये क्या करते हैं, वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर बनाते हैं। मिसिसिपी जो रिवर होती है वो कहाँ ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि इस रीजन में ड्रेन आउट करती है पानी, यानी समुद्र के साथ मिलती है। उसके बाद है एप्लेशियन यानी कि क्या, अगर मान लो कॉन्टिनेंट ऐसा निकाला हमने, तो ये जो पोर्शन है इस साइड को जो माउंटेन रेंज है इसको क्या कहते हैं, एप्लेशियन ऐसे कहते हैं। नोन एज द ईस्टर्न हाईलैंड, इसको ही वो लोग ईस्टर्न हाईलैंड ऐसे कहते हैं। तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि कंपेयर टू अगर ईस्ट के पकड़े तो यहाँ वेस्ट में क्या था, रॉकी था, तो उसके कंपेयर में ये क्या है, ओल्ड माउंटेन्स है। यहाँ कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, कोल है, लीड है, जिंक, आयरन, कॉपर। एक्सटेंड फ्रॉम एटलांटा टू न्यूफाउंडलैंड, यानी कि ये अगर नीचे से साउथ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ कहाँ से, एटलांटा से स्टार्ट करके न्यूफाउंडलैंड, यानी कि लगभग इस एरिया में आपको न्यूफाउंडलैंड तक ये आपको दिखेंगे। इन द वेस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द लैब्राडोर, इन द वेस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द लैब्राडोर प्लेटू बाय द सेंट लॉरेंस वैली। एवरेज हाइट जो एक्चुअली एप्लेशियन है उनकी हाइट आपको एवरेज कितने मिलेगी, 1000 से 1800 मीटर के आसपास मिलेगी। तो अगर एप्लेशियन माउंटेन में देखें तो वहाँ माउंट मिशेल है, तो उसकी हाइट है 2038 मीटर, तो हाईएस्ट पॉइंट है एप्लेशियन माउंटेन में। उसके बाद ग्रीन माउंटेन है, उसमें भी एक्चुअली ग्रीन माउंटेन रेंज है, द ब्लू रिज है, देन व्हाइट माउंटेन है। तो ये अलग अलग माउंटेन आपको इस रीजन में दिखेंगे। तो एप्लेशियन जो है, तो एप्लेशियन के राइट हैंड साइड का आएगा पाइडमोंट प्लेटू आएगा, और उसके आगे देखिए ये एप्लेशियन माउंटेन है। एप्लेशियन माउंटेन मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, पाइडमाउंट प्लेटू आएगा, ये जो है ये पाइडमाउंट प्लेटू आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, तो ये कोस्टल प्लेन आएंगे यहाँ अंदर। फिर ये कोस्टल प्लेन क्या है, तो कोस्टल प्लेन है, दे आर मोस्टली फ्लैट एरियाज एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर अलॉन्ग द केप गॉड अटलांटिक कोस्ट टू मैक्सिको।
तो अटलांटिक कोस्ट से मेक्सिको तक आपको दिखेंगे। अटलांटिक कोस्ट यहाँ कहीं आएगा और यहाँ से मेक्सिको यहाँ कहीं आएगा जाएगा, ठीक है। एवरेज अल्टीट्यूड लेस देन 200 मीटर है, उसकी हाइट आपको यहाँ क्या है ज़्यादा नहीं मिलेगी, 200 मीटर तक की मिलेगी। दिस प्लेन्स आर अमंग द यंगेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो दुनिया के तो इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये सबसे यंगेस्ट क्या मिलेंगे लैंडफॉर्म में। बिल्ट अप बाय वॉश डाउन बाय द इरोडेड मटेरियल, तो नदी जो भी अपना मटेरियल कैरी करती है तो उसकी वजह से ये प्लेन बने हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो अगर मेन नॉर्दर्न रिवर्स है यानी नॉर्दर्न साइड की जो भी रिवर है तो क्या है ग्रेट स्लेव लेक है। तो ग्रेट स्लेव लेक से क्या निकलती है तो मैकंदे रिवर निकलती है और कहाँ जाती है आर्टिक ओशन में। फिर लेक विनपिक से कौन सी रिवर निकलती है तो नेल्सन रिवर निकलती है और कहाँ जाती है तो हडसन बे में उसका पानी ड्रेन आउट करती है। उसके बाद है सस्केटचुआन, अभी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इन अमेरिका। सस्केटचुआन जो रिवर है तो एक्चुअली 2 रिवर से बनती है, नॉर्थ सस्केटचुआन एंड साउथ सस्केटचुआन रिवर्स। तो ये रिवर्स एग्जैक्टली ये दोनों रिवर बनाती है। तो रॉकी जो है माउंटेन से निकलती है सस्केटचुआन रिवर यानी नॉर्थ एंड साउथ, और वो कहाँ जाती है तो लेन विनिपिग में अपना पानी फाइनली ड्रेन आउट करती है। जो सेंट लॉरेंस रिवर है तो सेंट लॉरेंस रिवर ओरिजिन होती है ओंटेरियो लेक से, तो लेक ओंटेरियो से ये करती है ओरिजिन होती है और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके अपना पानी ड्रेन आउट करती है। तो सेंट लॉरेंस में अपना पानी कहाँ ड्रेन आउट करती है तो अटलांटिक ओशियन में। फिर उसके बाद भी कौन कौन सी रिवर है छोटी बड़ी, तो ये हडसन रिवर है, पोटोमैक है, फिर डेलवेयर है, फिर ये अटलांटिक ओशियन में अपना पानी ड्रेन करती है। ये छोड़कर भी कौन सी रिवर है यहाँ यूकॉन है, कोलोराडो एंड मिसिसिपी है। अगर हम क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन की, तो टेम्परेचर देखिए आप जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे यानी कि साउथ यानी कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। और कैसा है हायर द अल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, जैसे जितना हाइट ज़्यादा रहेगा माउंटेन पे तो वहाँ टेम्परेचर कम रहेगा। हायर द लैटिट्यूड यानी कि आप नीचे से ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड में ऊपर ही जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम होगा। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज एंड एप्लेशियन रेंजेस सेव द इंटीरियर कॉन्टिनेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। इस साइड क्या है पैसिफिक ओशन, इस साइड क्या है अटलांटिक ओशन। तो एग्जैक्टली इधर क्या है माउंटेन रेंजेस, इधर भी क्या है, इधर क्या है माउंटेन रेंजेस, इधर भी क्या है माउंटेन रेंजेस। तो ये माउंटेन रेंजेस क्या करते हैं जो इंटीरियर पार्ट है ऑफ द कॉन्टिनेंट का तो उसको बचाते हैं जो सी का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से। फिर जो कोल्ड लैब्राडोर करंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। कोल्ड लैब्राडोर करंट फ्रीजेस द नॉर्थ ईस्ट कोल्ड कैलिफोर्निया करंट। तो ये जो कैलिफोर्निया करंट कौन सा करंट है तो कोल्ड करंट है, और लैब्राडोर करंट कौन सा है तो ये भी क्या है तो ये भी कोल्ड करंट है। उसके बाद अलास्का करंट ब्रिंग्स रेनफॉल, अलास्का रेनफॉल यानी कि यहाँ से आएगा तो ये इसकी वजह से क्या आ जाएगा तो रेनफॉल आ जाएगा। कोल्ड लैब्राडोर करंट प्लस वार्म गल्फ स्ट्रीम नियर फाउंडलैंड, तो ये क्या बनाता है इस एरिया में क्या करता है बहुत सारा डेंस फॉग बनाता है। और रेनफॉल क्या होता है इस एरिया में मेजरली प्रिवेलिंग विंड की वजह से आता है, यानी कि सीजन टू सीजन जो भी विंड्स होते हैं उसकी वजह से रेनफॉल आएगा। रेनफॉल साउथ ईस्टर्न कोस्ट यानी कि कौन सा साउथ ईस्ट यानी कि लगभग इधर, तो इस रीजन में रेनफॉल साउथ ईस्ट कोस्ट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, तो यहाँ से जो भी ट्रेड विंड आएंगी इसकी वजह से यहाँ रेनफॉल होगा।